Students, now in this particular lecture, we are going to talk about one important topic of this chapter, that is nothing but the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. So before that, let's first try to understand what do you mean by acceleration. So guys, acceleration represented by A, and acceleration does mean the change in velocity. मतलब क्या है यार, मानो कि एक गाड़ी जो है, ठीक है, एक सर्टन वेलोसिटी के साथ जा रही है। तुम लोग स्कूटी चलाते हो, मतलब चलाओगे आगे जाके, तो यार गाड़ी है, स्कूटी है, वो एक सर्टन वेलोसिटी के साथ रोड पे जा रही है। मींस दैट सर्टन वेलोसिटी इनिशियली दैट ऑब्जेक्ट हैड वाज योर u, ठीक है, ये आपका u रहेगा। तो ठीक है, तो रास्ता भी खुला मिल गया, तो आपने क्या किया, आप बोलते हैं ना एक्सीलरेटर दे। तो एक्सीलरेटर काम क्या होता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करना, ठीक है। तो क्या होगा, एक सर्टेन पॉइंट पे आपका वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा मतलब क्या है कि आपके उस गाड़ी में, आपके उस ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। सो गाइस, वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो दैट एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है, जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होता है। ओके, एंड वेलोसिटी कब चेंज होता है, बिकॉज ऑफ सम फोर्स, बिकॉज ऑफ सम फोर्स। तो आपने एक्सेलरेटर दिया, तो यहाँ पे इंजन का फोर्स है आपकी गाड़ी का, तो गाड़ी का इंजन आपके पहियों को और ज्यादा फोर्स लगा के दौड़ा रहा है, भगा रहा है, राइट। सो गाइस, एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आया रहेगा। आई विल अगेन रिकमेंड इन दिस वीडियो, प्लीज वॉच माय द सेकंड वीडियो में भी, तो उसमें मैंने एक्सेलरेशन का कंसेप्ट और डिटेल में लिया है। सो एक्सेलरेशन डज मीन कि वेलोसिटी कितना चेंज हुआ और कितने टाइम में चेंज हुआ। मतलब एक वेलोसिटी यहां से यहां पे चेंज होने के लिए, जैसे कि 30 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर होने के लिए कितना टाइम लगा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका जो मेजर होता है, दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज नथिंग बट ए, ठीक है। तो ए विल गिव यू द आइडिया कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना फटाफट बदल रहा है। अगर ए का वैल्यू ज्यादा रहेगा मींस व्हाट, ए का वैल्यू अगर ज्यादा रहेगा मींस व्हाट, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी फटाफट बदल रहा है। मींस व्हाट, सी ए का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो मींस व्हाट, द न्यूमरेटर पार्ट विल बी ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर पार्ट। मींस इट सजेस्ट यू दैट कि कम से कम समय में वेलोसिटी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, गाड़ी फटाफट भाग रहा है, ठीक है। मैंने वो केस में भी एग्जांपल दिया था एक कार का और ट्रक का। अगर एक कार दौड़ रही है 30 से 50 जा रही है, ट्रक दौड़ रहा है 30 से 50 जा रहा है, तो बोलो फटाफट वेलोसिटी किसका बदलेगा, कार का बदलेगा, बराबर। कार भी 30 से 50 जाएगा, ट्रक भी 30 से 50 जाएगा, लेकिन कार फटाफट पहुंच जाएगा, लेकिन ट्रक को 50 तक पहुंचने के लिए, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो वी कैन से दैट कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द कार इज मोर, मतलब कार का वेलोसिटी फटाफट बदल रहा है, बट ट्रक का वेलोसिटी धीरे धीरे बदल रहा है। तो एक्सेलरेशन द ट्रक इज लेस। ऑलराइट, सो एक्सेलरेशन का कंसेप्ट समझा, और भी ये भी समझा कि एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज होता है। तो देखिए गाइस, वेलोसिटी चेंज दो प्रकार का हो सकता है, या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो सकता है या तो वेलोसिटी डिक्रीज हो सकता है। तो जब मैंने एक्सीलरेटर दिया तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, जब मैंने ब्रेक दिया तो वेलोसिटी डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो डिक्रीज वेलोसिटी को हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन, और वी आल्सो कॉल इट एज डिसेलरेशन। वो कंसेप्ट अभी अपने को यहाँ पे देखना नहीं है, वी आर कंसिडरिंग ओनली द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ठीक है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी की वजह से, लेकिन वेलोसिटी चेंज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सम फोर्स, बिकॉज ऑफ सम फोर्स। इन आवर केस, इन आवर चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट विच फोर्स पीपल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कारण रहेगा किसी ऑब्जेक्ट के, कोई ऑब्जेक्ट जो गिरता रहेगा उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को इंक्रीज करने के पीछे कौन कारण रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैव रिटन वन फॉर्मूला आल्सो, F is equals to ma। Now this formula जो है you must have learned in the second law of motion of the Newton, that this m is the mass of object on which the force is being applied, and a is the acceleration produced in object because of the same force, ठीक है। एक छोटा एग्जांपल लिया है, देखो कॉरिडोर में एक बच्चा चल रहा था, ठीक है, वो चल रहा था, मींस व्हाट, इट इज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी u। पीछे से एकदम शैतानखोर बच्चा आ गया और पीछे से उसने क्या किया, धक्का दिया। धक्का दिया मतलब क्या, उसने फोर्स लगाया। यू नो दिस, AB is your applying body, EB is your experiencing body।
तो क्या हुआ, जो बच्चा आराम से चल रहा था उसका वेलोसिटी सर्टेनली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो वेलोसिटी विल बिकम v, दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी v फ्रॉम u. ओके, तो वेलोसिटी कुछ तो इंक्रीज हुआ. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड force. So we can say that because of force the velocity gets changed, and velocity gets changed, the acceleration produced in object. ठीक है, फिर ये बन जाता है इंपॉर्टेंट कि यार वेलोसिटी चेंज तो हो रहा है, लेकिन ये बताओ कि वेलोसिटी कितना फटाफट चेंज हो रहा है या वेलोसिटी कितना स्लोली चेंज हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है. सो दैट मेजर कैन बी गिवन बाय एक्सेलरेशन. ठीक है, ऑलराइट, कमिंग बैक टू आवर एग्जांपल. तो यहाँ पे देखिए, अभी जैसे देखिए ये बंदे ने फोर्स लगाया ना, सो दिस वी कैन से द उसने धक्का मारा, मींस द मस्कुलर फोर्स was responsible for that acceleration produced in that other guy. ठीक है, घर पे मैं ट्राई करूँ भाई, दिस स्टंट्स आर स्ट्रिक्टली परफॉर्म बाय द एक्सपर्ट्स. ओके, सो वी विल टेक दिस एग्जांपल नाउ. यहाँ पे मस्कुलर फोर्स था, अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है. देखिए बॉल जो है वो ऊपर से गिर रहा है, तो ऊपर जब बॉल था, ऑब्जेक्ट था, तो उसका वेलोसिटी कुछ नहीं था, मतलब 0 था. तो 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे गिर के, ऊपर से गिर के नीचे पहुंच गया. तो जब वो नीचे पहुंचा तो उसका वेलोसिटी था 6 मीटर पर सेकंड. मींस ये तो पक्का बात है कि यार वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हुआ है, राइट. एंड वेलोसिटी फटक से इंक्रीज हुआ क्या, उसको कुछ तो टाइम लगा है. तो टाइम कितना लगा है, 2 सेकंड. सो आई विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, v minus u. v is the final velocity, u is the initial velocity, t is the time taken to change the velocity. velocity change करने के लिए कितना टाइम लगेगा, that is your t. So after putting this value we will get the value of a as 3 meter per second square, means the acceleration produced in the object is nothing but 3 meter per second square. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब हम लोग देखेंगे पूरे डेरिवेशन के बाद में. एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया है टू हेल्प यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एक्सीलरेशन. ओके, तो अभी ये न्यूमेरिकल वैल्यू आप याद रखो, क्या हुआ है वो आपको समझा है. लेकिन देखिए कि बॉल जो है वो अपने आप गिरा, मैंने बॉल को थ्रो किया क्या, नहीं, तो उसमें मस्कुलर फोर्स नहीं था, तो बॉल अपने आप गिरा. मींस व्हाट, ऑब्वियसली यार बॉल को किसी ने तो नीचे से खींचा. तो किसने खींचा, अर्थ ने खींचा, राइट. तो यहाँ पे यू कैन सी बॉल इज कमिंग डाउन. तो यहाँ पे अर्थ जो है वो अपना हाथ लेके पकड़ के खींच रही है ना बॉल को. तो ये हाथ मतलब क्या है, उस अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट. तो बॉल ने सडनली बोला क्या, मेरा वेलोसिटी कौन बढ़ाया, तो अर्थ बोला कि नहीं. तो बॉल ने कुछ नहीं बोला. क्यों, बिकॉज बॉल कुछ बोल भी नहीं पाया. क्यों, बिकॉज the mass of earth is very very much greater than the mass of ball, and जिसका मास ज्यादा रहेगा वो फोर्स लगाएगा दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर. तो बॉल अपना शांति से अच्छा तू लगा, ठीक है भाई आता हूं मैं, सरेंडर कर दिया अर्थ के सामने. एंड एट द टाइम ऑफ कमिंग डाउन यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस वन थिंग. अगर ऊपर से आपने बॉल डाला तो नीचे आते आते बॉल का वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा. क्या होगा, इंक्रीज. नाउ गाइस वेलोसिटी इंक्रीज होगा मतलब ही वी कैन से दैट वेलोसिटी चेंज होगा. वेलोसिटी चेंज होगा. एंड इस बॉल के वेलोसिटी चेंज होने के पीछे कौन सा फोर्स कारणीभूत है, कौन सा फोर्स है, तो दैट द योर ग्रेविटेशनल फोर्स. हेंस इस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. इन शॉर्ट इट कैन बी रिटन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Acceleration due to gravity. All right. Now here there is a very simple derivation that we are going to solve for the value of acceleration due to gravity. Now you see this one force. Now when the ball is coming down, we know the gravitational force is acting over there. So the Earth's gravitational force can be given by F is equals to G, capital M, mass of the Earth. G, you know, universal gravitational constant 6.67 into 10 raised to minus 11. M is the mass of object which is coming down, or we can say the mass of experiencing body. R we know, R is the distance between the Earth's center and the object. All right. But at the same time, people, at the same time, this is a gravitational force. Okay, I agree, gravitational force. But guys, there is something called as a Newton's second law of motion.
So Newton's second law of motion is applicable for the accelerated body. Accelerated body means what? The body which are experiencing the change in velocity. जिनका velocity change हो रहा है, जिनके ऑब्जेक्ट में, जिस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो कोई तो फोर्स कारणीभूत रहेगा. तो उसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ इज देयर. सो गाइस, force on accelerated object, nothing but your ball. So force on that accelerated object according to Newton's second law of motion is nothing but F is equals to ma, where F is the force on object, m is the mass of object and a is the acceleration produced in object. आपको पता ये चलेगा कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स, बॉल पे एक्ट होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, और जिस फोर्स की वजह से बॉल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो फोर्स, ये दोनों फोर्स क्या है? सेम है. दोनों फोर्स क्या है? सेम है. बोथ फोर्सेस आर सेम. Okay, now since we know the both forces are same, so we will equate this thing. So gmm upon r square is equals to ma. We will cancel m from here. This is the mass of object, this is the mass of object. Gm upon r square is equals to a. Now guys, since we are talking about the acceleration producing in the object, but guys, the gravitational force is responsible for that acceleration. So we will give a special notation to the a. Now since this a is produced by gravitational force, that's why a will be written as g. A will be written as g for gravity, and some special notation is there because the reason behind the acceleration is the gravitational force. So a can be written as g, and here we know r is equals to r plus h. Now this thing you can get from the previous video, जो मैंने डायग्राम निकाल के बताया था. क्योंकि देखिए, अगर ये अर्थ का सेंटर है, मार्क कर देना. If this is the center of earth, right, नाप उसका, तो यहाँ से यहाँ पे that is your r, capital R, that is the radius of earth, and यहाँ से यहाँ पे that is your small h. ठीक है, this much is your small h, this much is your capital R, and that small r is nothing but the distance between earth center and the experiencing body. So this total distance we will take as small r, and that small r will be equal to capital R plus h. All right, so this is the expression for that. Now once we put the value over here, now book में एक छोटा सा assumption है. What is that? Here the value of r will be much greater than the value of h. Hence we can simply ignore the value of h, and the r plus h can be approximated to the r only, because h is very much small than r. ठीक है. Now ये फंडा, ये चीज क्या है, ये चीज को समझने के लिए I have taken one example. एक एग्जाम्पल है मैथमेटिक्स का एंड एक एग्जाम्पल रियल टाइम बेसिस का. ये पहले मैथमेटिक्स का एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, ओके फाइन. देखिए मैथ्स में क्या होता है, देखिए ये एडिशन है सिंपल. 4000 प्लस 0.00001. नाउ यू कैन easily observe that this value is much small than this value, right? So अगर आप एडिशन भी कर लेते हैं तो आपका आंसर आएगा 4000.00001. Now this answer, okay, ये जो आपका आंसर मिला है, which is almost close to 4000, तो भैया ये एडिशन करने का कुछ मतलब है क्या? इतने से छोटे नंबर को ऐड करने का कुछ मतलब है क्या? जबकि आंसर आपको यही मिलने वाला है, वेरी क्लोज टू दैट मिलने वाला है. तो इस छोटे वैल्यू को ऐड करने का मतलब नहीं होता है. दैट्स व्हाई वी विल अप्रोक्सीमेट दिस थिंग टू द 4000. समझ रहे हो बात मेरी, समझ रहे हो? तो यहाँ पे 4000 मतलब होगा आपका कैपिटल R एंड 0.0001 आपका रहेगा H. ये केस आपको समझा? ठीक है, अभी जाते हैं रियल टाइम केस के ऊपर. ठीक है, अगर मैं R प्लस H करना भी चाहूँ, सो R दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ इज नथिंग बट 6400 किलोमीटर, एंड H इज नॉट द मैक्सिमम हाइट. ठीक है, H is what the height from which the object will fall on the earth surface. तो यार एक बात समझो ना, ज्यादा से ज्यादा ऊंचे से ऊंचा आप कहां से बॉल डाल सकते हो? Alright, so here this R is your 6400 kilometer and H is the height from which the object will fall. यार अभी H की आप बात करें, चलो यार अर्थ के ऊपर मैक्सिमम
ऊंचे से ऊंचा मैं बॉल कहां से फेंक सकता हूं? बुर्ज खलीफा, उससे भी ऊपर जाओ, सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, दैट इज उसका हाइट कितना है 8.8 किलोमीटर, एकदम ज्यादा मैक्स टू मैक्स पॉसिबल मैं माउंट एवरेस्ट से बॉल को डाल सकता हूं। तो मैंने चलो मैक्सिमम हाइट पकड़ लिया कि मान लो कि मैं माउंट एवरेस्ट पे गया भी और वहां से बॉल डाला भी, ठीक है। तो यहाँ पे h का वैल्यू आई विल पुट एज 8.8 किलोमीटर। नाउ फॉर दिस आई विल कैलकुलेट, इफ आई कैलकुलेट r प्लस h, तो यहाँ से आपको यहाँ पे आने का r प्लस h, so 6400 kilometer plus 8.8 kilometer will give the answer 6408.8 kilometer. Now again you will notice this one thing guys, 6408 and 6400 बहुत क्लोज है, बहुत ही ज्यादा क्लोज है, राइट, बहुत ज्यादा क्लोज है 6408.8 एंड 6400। तो यार इस छोटे वैल्यू को ऐड करने का कुछ मतलब बनता नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट एडिशन आई विल सिंपली इग्नोर दिस स्मॉल वैल्यू। व्हाई? बिकॉज दिस इज मच स्मॉलर compared to the 6400. Alright, so this answer again can be approximated to 6400 kilometer. Means what? The r plus h, since the value of h is very small, it can be approximated to the r. You will get the answer. ये आंसर आपको मिल गया। फिर इसके जगह पे आ गया आपका r, so gm upon r square बन गया, and then we will put, we have the all values, capital G, capital M, that is mass of Earth, G is a constant, R is the radius of Earth. We all have those values. We will put the values. We will get the answer of G, that is 9.8 meter per second square. Okay. Now you can notice one thing. दो चीजें जो और बतानी बाकी है। You can notice one thing कि यार G के फॉर्मूला में G is what 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट गिरेगा उसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन कितना रहेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर आप जी के फॉर्मूला में देखेंगे यू विल नॉट फाइंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं पे भी नहीं है। जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मतलब गिरने वाले ऑब्जेक्ट के मास वो इधर किधर भी नहीं है। सो बेसिकली दैट इज द वैल्यू ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर एक प्लेन से ठीक है एक कुत्ता गिरा और एक हाथी गिरा, तो कुत्ता एंड हाथी दोनों भी सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरेंगे एंड सेम टाइम पे वो अर्थ पे पहुंचेंगे। आपको लगेगा कि यार हाथी तो बहुत पहलवान है, वो तो बहुत हेवी है, तो पहला पहुंचेगा एंड कुत्ता तो बाद में पहुंचेगा, तो वैसी बात नहीं है। Why? Because since both the objects are falling and there is only one force on them, that is nothing but the gravitational force, so their velocity will change, the acceleration will produce, but the acceleration will be because of gravity, and in the formula of that there is no remark of the mass of object. So guys, this one thing you should keep in your mind, that acceleration due to gravity is independent of the mass of object. कुत्ता गिरे या हाथी गिरे दोनों को तो सेम ही टाइम पे अर्थ पे लैंड होना है। ऑलराइट, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, यार ये जी का वैल्यू आपको बताएगा क्या? चलो जी का वैल्यू तो निकाल लिया, 9.8 मीटर पर सेकेंड निकाल तो लिया, लेकिन बताएगा क्या, पता क्या चलेगा उससे? देखिए छोटा एग्जांपल लिया मैंने आगे। इनिशियली द बॉल, ओके, सो हियर सर इतने थोड़ा राउंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे यू कैन सी इनिशियली द वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल वाज u, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। तो सिंस द एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है? हर एक सेकेंड के बाद, कितने? हर एक सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 9.8 से इंक्रीज होगा। कितने से? 9.8 से इंक्रीज होगा। मतलब पहला 1 सेकेंड, फर्स्ट 1 सेकेंड, तो आफ्टर फर्स्ट 1 सेकेंड द वेलोसिटी विल कम, और वेलोसिटी विल बिकम फ्रॉम 0 to 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये पहला 1 सेकेंड था। आफ्टर सेकेंड 1 सेकेंड मीन्स व्हाट? आफ्टर 2 सेकेंड, इन शॉर्ट पहला 1 सेकेंड, दूसरा 1 सेकेंड, तीसरा 1 सेकेंड, मतलब अभी पहला दूसरा 1 सेकेंड मतलब क्या? आफ्टर 2 सेकेंड ना मैंने। सो आफ्टर 2 सेकेंड मैंने क्या बोला? हर बार
वेलोसिटी जो है वो 9.8 से इंक्रीज होते जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन उतना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको मतलब समझा रहेगा कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट 1 सेकेंड के बाद 9.8 बढ़ा, अभी सेकेंड और वी कैन से सेकेंड 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बाद, समझे आप, ये पहले सेकेंड के बाद, ये 2 सेकेंड के बाद, तो 2 सेकेंड के बाद और 9.8 इंक्रीज होगा, तो 9.8 प्लस 9.8 तो ये आपका बना 19.6। 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी प्लस 9.8 वो बना 29.4। चौथे सेकेंड के बाद वेलोसिटी बना 29.4 प्लस 9.8 दैट इज 39.2। तो गाइस एक्सेलरेशन का वैल्यू जो रहेगा वो आपको ये बताएगा जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा तो हर 1 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी कितने से इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अर्थ पे गिरने वाला हर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 1 सेकेंड के बाद 9.8 से बढ़ते जाएगा। तो 9.8 प्लस 9.8 19.6, 19.6 प्लस 9.8 29.4, 29.4 प्लस 9.8 39.2, ऐसे करते करते वो बढ़ते जाएगा। बात समझ रहे? ओके, so here we are finished with that point of G. Now इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो और इंटरेस्टिंग है, द वैल्यू ऑफ G। क्योंकि देखिए वैल्यू ऑफ G जो है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो एवरेज वैल्यू है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ओके, तो वैल्यू ऑफ G जो है ये अर्थ पे हर जगह पे सेम नहीं रहता, वो चेंज होता है। सो वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ G on the earth, above the earth, 3 चीजें, on the earth, above the earth, below the earth। एक बार अर्थ पे घूम लेंगे G का वैल्यू चेक करते हुए, भाई सेम रह रहा है कि नहीं रह रहा है, फिर अर्थ के ऊपर जाके देखेंगे, फिर अर्थ के अंदर जाके देखेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।